देखिए हमने एक वर्ड बोला था कि दो चार्ज होगा, चाहे वो सिमिलर होगा या डिसिमिलर होगा, तो ड्यू टू चार्ज के वजह से n नंबर्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस इन या आउट होते हैं। क्लियर होगा, हो रहा है ना, एकदम बोलते जाना। ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज की वजह से कुछ इमेजिनरी लाइंस या सम इमेजिनरी लाइंस इन या आउट होते हैं। ड्यू टू इन एंड आउट होने की वजह से अगर दो चार्ज एक दूसरे के समथिंग डिस्टेंस पे सेपरेट हों तो वह इमेजिनरी लाइंस का इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द चार्जेस, और उसी इंट्रैक्शन के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डेवलप होता है। वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इट्स सेपरेटिंग डिस्टेंस पे, की स्क्वायर पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ उन्होंने बोला था कि जो इमेजिनरी लाइंस एक चार्ज से दूसरे चार्ज में जाएगा या उससे इंटरेक्ट होगा तो इन बिटवीन द चार्जेज सेपरेटिंग मीडियम प्रेजेंट होगा, चाहे वो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, व्हाटएवर जो भी होगा। वह सेपरेटिंग मीडियम का वर्क क्या होगा कि वह इमेजिनरी लाइंस को अलाउ करना फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। क्लियर हुआ? वह कितना अलाउ करेगा एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, यह डिपेंड करेगा सेपरेटिंग मीडियम। मतलब मीनिंग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन सेपरेटिंग मीडियम। अब आगे मैं बढ़ता हूं, जिसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करते हैं। मान लीजिए यह Q1 है सपोज और यह Q2 है। ध्यान दीजिए प्लीज, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो दोनों के सेम नेचर का है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। यह रिपल्सिव फोर्स F हुआ, समझिएगा प्लीज। दोनों के बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस R है और दोनों के बीच में मीडियम जो है वह एनी कुछ मीडियम है, एनी मीडियम है। इसको हम बोल रहे हैं एनी मीडियम अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू, बोलिए आप, बोलिए अब रिप्लाई करिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या मैं सही लिखा हूं बेटा, क्या मैं सही लिखा हूं? K का फॉर्मूला हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन m मतलब मीडियम का परमिटिविटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चे? क्लियर है सभी बच्चे? उसके बाद एक हमने डिफिनेशन बताया था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बताया था कि परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन एयर, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी इन एयर। तो अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, दिख रहा है बेटा, नहीं दिख रहा है? तो यह क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम क्या होगा, परमिटिविटी इन मीडियम क्या होगा? चलिए जल्दी फटाफट लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए। लेक्चर लेक्चर लिख लिए, लिख लिए, लिख लिए बेटा, जल्दी करिए, फास्ट करिए, थोड़ा फास्ट करिए। मैं इसको रख कर तो देखिए तो क्या हो जाएगा। क्या मैं एप्सिलॉन m को ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? क्लियर है नहीं है? यस सर। मैं रख रहा हूं। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में कोई सेपरेटिंग मीडियम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होगा ना बेटा, हाँ या ना? यही होगा ना जनरल फार्मूला? जनरल फार्मूला if separating medium
between the charges is here. अगर हवा हो देन क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बताइए। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब वैलिड है बेटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब वैलिड है, एयर जब सेपरेटिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस एयर, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब वैलिड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब वैलिड है, दूसरा मीडियम कोई भी मीडियम हो, जब सेपरेटिंग मीडियम कोई भी मीडियम। पढ़ूं आगे, यस सर मैं रफ करूं, और मैंने कल बताया था आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, कितना होता है, ये होता है ना, ये होता है ना, ये बताया था, देख लीजिए -12 है, आपको कुछ बोल ही नहीं रहा। तो देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा, 4 का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली इसका वैल्यू आएगा 10 पावर 9, क्या आएगा 10 पावर 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये आएगा, याद रखना है, भरपूर यूज है, हर क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। यस सर रफ करूं, एक मिनट टेररिस्ट हाँ हो गया। देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर आप पढ़े होंगे जिसका नाम है यूनिट वेक्टर, पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर को ई कैट से भी इंडिकेट करते हैं, और ई कैट इक्वल टू या ए कैट भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यह यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन है। और यूनिट वेक्टर क्या देता है, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ऑलवेज 1, क्योंकि नाम ही है यूनिट, एंड डायरेक्शन मस्ट बी डिफाइंड। मतलब यूनिट वेक्टर सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन हो गया। मैं आगे बढ़ूं, यस सर यह बेसिक था,
यह बेसिक टर्म था जो कि यूज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानते हैं इन एयर, जनरल एयर की अब बात करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही जानते हैं ना बेटा, हाँ या ना? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे यहां पे, या रेडियस है, मतलब सेपरेटिंग डिस्टेंस है। यह क्या दे देगा, यह क्या देगा, अभी बताए थे। यह क्या है, यूनिट वेक्टर, किसके अलोंग? आर। आर मतलब पोजीशन वेक्टर, आर मतलब यह पोजीशन। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ए हेलो, ये बात सबको समझ में आ रही है? R1 किसका पोजीशन वेक्टर है? Q1 का। Q1 का, R2 किसका पोजीशन वेक्टर है? Q2 का, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R2 माइनस R1। जिसको कि डेल्टा R बोलेंगे। यस सर। बढ़ो आगे। यह वेक्टर है, यहां पे देखिए, Yes, यह sir. मैग्नीट्यूड है किसका? इस फोर्स का। और ये क्या है? Yes. डायरेक्शन किसका? इस फोर्स का। फोर्स का। मैं रब यस करूं, सर। मैं रब करूं। हाँ। अभी आपने यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन बताया, क्या बताया? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेकिन इसको क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या, अभी बताया था मैंने। लिखेंगे क्या? कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आर। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। हो गया? यस सर। एक बात और सुनिए, मेरा कर दो बेटा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पांडे सर ये वेक्टर वेक्टर क्यों पढ़ा रहे हो, क्या जरूरत है? तो मैं बता दूं, इसका एप्लीकेशन बताता हूँ। यह क्वेश्चन पूछता है और पूछा हुआ है, देखिए। मान लीजिए यार एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस, यहां पे Q1 चार्ज है, यहां पे Q2 चार्ज है, मान लिया सपोज के, और यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो बताइए, यह पॉजिटिव है सपोज, ए भी पॉजिटिव है सपोज, ए नेगेटिव है या पॉजिटिव, जो मानना है मान लो। तो देखो, तो तीनों के ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ या ना? यह इसको क्या करेगा, बोलो? Q2 Q1 को क्या करेगा? लगाएगा फोर्स, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। कोई डाउट? अरे कुछ तो बोलो, ये समझ में आ रहा नहीं है? क्या इसको धक्का देगा इधर की तरफ, देगा या नहीं देगा? यस देगा सर, देगा। और यह देगा इसको सर। क्या करेगा? धक्का देगा। तो कितना आएगा? तो बताओ Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? Q1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है?
F12 and F13. तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 क्या होगा बता सकते हैं? याद है आप लोग को बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम क्या वो कहता है? दो या दो से ज्यादा फोर्स एक ही चार्ज पे लगे तो उसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वेक्टोरियली सम होगा। देखो यही है ना, वेक्टोरियली सम होगा या नहीं होगा? यार नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना, फिर वेक्टर मुझे पढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोल देना, मैं वेक्टर पढ़ा दूंगा फिर। समझा सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, यस सर। समझा। बढ़े आगे। अगर हम Yes, टू sir. के बारे में बात करें तो आप बता सकते हैं टू पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? एट पॉइंट टू चार्ज टू, चार्ज टू पे कौन कौन फोर्स लगेगा? एक ही। यह चार्ज इसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट। और यह चार्ज होगा क्या? यह लगेगा? Yes, sir. नेट फोर्स एक्टिंग एट चार्ज Q2 कितना होगा? देखिए तो होगा क्या? एंड Q3 के बारे में बात करिए तो क्या होगा? देखो तो इसको सर्दी हो गया, इस बच्चे को सर्दी हो गया, क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 कितना होगा बोलिए? क्या इसको रब करूं नीचे का? क्लियर हुआ? और क्वेश्चन में पूछे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम, बात समझ में आ रहा है क्या? क्यू सिस्टम में क्या आएगा? Q1, Q2 एंड Q3 तीनों आएगा। कैसे बनाएंगे बता सकते हैं? मैं रफ करूं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम तब क्या आएगा? कितना आएगा टोटल का? है 1 2 1 3 मतलब इसका रिजल्टेंट प्लस F21 F23 प्लस F32 प्लस F31 इसका रिजल्ट यह आएगा नेट।
हो गया? Yes, sir. लिखिएगा, रब करो एप्लीकेशन, रब कर दो ना। Yes, sir. बेटा रे, अब हम अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा आप रिप्लाई कर सकते हैं क्या? रिप्लाई कर सकते हैं मेरे को? अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा? सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। Yes, sir. अब हमने जो पढ़ा, क्यों पढ़ा? हमने क्यों पढ़ा? पहला क्वेश्चन, व्हाई वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्योंकि वह एग्जाम में आता है, पहला पॉइंट, हाँ या ना? अब इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टॉपिक पढ़ लिया, अब इस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम, उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। लिखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फर्स्ट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, जो कि अभी हम बता रहे थे ना? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, इसके लिए क्या कंसेप्ट होना जरूरी है? वेक्टर आपको आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, इसके लिए वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर अगर आता है तो ये इससे क्वेश्चन बनेगा। बात क्लियर? बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज एंड सिस्टम। एंड सिस्टम। बेटा इक्विलिब्रियम मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? Stable state. स्टेबल स्टेट। नेट फोर्स एक्टिंग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ये स्टेट है। इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल स्टेट, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होना चाहिए? 0। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते, यह है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे, या वेक्टर में पढ़े। आगे बढ़ो। 2 minutes. मैं इतना नीट एंड क्लीन और इतना हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा ना, मतलब तुम लोग के बाल बच्चे तक तुम लोग पढ़ा सकते हो, मैं हकीकत बोल रहा हूं, लेकिन दिमाग खोल के रखोगे तब। इतना लिंक्ड है ना, इतना एक दूसरे से लिंक करके दिखाऊंगा कि आपने सोचे भी नहीं होगा कि ऐसे भी पढ़ाई होता है, बट इसको आप ऑब्जर्व करो तो। मैं एक और बच गया, बढ़ू आगे। Yes, sir. और लास्ट, इसको रब करना पड़ेगा मुझे। थर्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। एसएचएम क्या है बेटा? व्हाट इज द एसएचएम? व्हाट इज द एसएचएम? Simple harmonic motion. Simple harmonic motion. कैसे पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कोई चीज कर रहा है? उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े आप? स्टैंडर्ड इक्वेशन एसएचएम का
Yes, sir. यस सचिन, इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पे। बस 3 तरह के क्वेश्चन, कौन कौन, वेक्टर बेस्ड, सेकंड इक्विलिब्रियम बेस्ड, एंड थर्ड एसएचएम बेस्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. चल अब एक स्टार्ट करते हैं, लिखिए, रफ करो, लिखिए। फर्स्ट केस वेक्टर बेस्ड, वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कहां से मिलेगा? वेक्टर बेस्ड चलिए अब लिखे तो क्वेश्चन लिखे तो एक नोट पहले रुक जाओ, एक जगह है कहीं ऊपर में, कहीं जगह है, कहीं जगह है। Yes, sir. Yes, एक sir. बड़े वर्ड में लिखना, बड़े कैपिटल वर्ड में लिखना, नोट। नोट लिखो तो मैं भूल गया, लिखो। Coulomb's law is applicable. Coulomb's law is applicable. Coulomb's law is applicable only for Coulomb's law is applicable only for point charge, point charge, अंडरलाइन कर लेना। मतलब Coulomb's law वैलिड है किसके लिए, किसके लिए वैलिड है? Point पॉइंट charge. चार्ज के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ध्यान देना, Coulomb's law वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। मतलब मीनिंग, जैसे मान लो यह Q1 मैंने बोला, यह Q2 बोला। अब इसमें आपने डायरेक्ट फोर्स लगा दिया और आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू, अगर एयर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही बोला ना बेटा, हाँ या ना? आपने यही बोला? Yes, sir. क्यों बोला? क्योंकि देखिए यह चार्ज और यह चार्ज, बोथ चार्ज पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज, यह भी चार्ज पॉइंट चार्ज है, यह भी पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर यही इस तरह का मैं रफ करूं, इसको रफ करूं, Yes, sir. एक मिनट, ओके। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे बोल देते हैं, व्हाट यू कैन। अगर ऐसे बोल दे तो बताइए इस दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ लागू होगा, एप्लीकेबल होगा? यह तो पॉइंट चार्ज है ना? क्या यह पॉइंट चार्ज है? क्या यह पॉइंट चार्ज है? नो, नो, यह लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसमें कूलम्ब्स लॉ अप्लाइड नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेना इस डायग्राम बनाने के बाद, डायरेक्टली कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन द अबव डायग्राम या इन द अबव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
ये बात ध्यान में रखना। इन द अबव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Coulomb's law is not applicable. हो गया? अब इसको कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखे तो जल्दी फटाक फटाक, छोटे छोटे क्वेश्चन। अच्छा यूनिट निकालना पता है? नहीं, यूनिट कैसे निकाल, के का यूनिट क्या होगा और एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, पता है? बता दूं पहले? बता दो सर। लिखवाया ना सर आपने? फिर भी बता, रब कर दो। टाइम अप रिजॉइन, टाइम अप रिजॉइन। अरे एक बात और है बेटा यार, अब मार्केट खुलने लगा है, मान लो कि ऑफिस पे जाना होता है मेरे को, तो टाइम फिर से इवनिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि Yes, शाम को ही लेते जाओ फिर सर। सर इवनिंग में ही ले। कितना बजे? 7 बजे चलेगा? हाँ 7 बजे चलेगा सर। 7 बजे चलेगा सपोज? हाँ मानसी? चलेगा। नहीं ना सर। नहीं ना सर। पर टाइम सर बताओ। अब 2 बजे तक खुले है ना? कितना? 2 बजे तक। अच्छा सिर्फ 2 ही बजे तक खुले हैं ना? हाँ हाँ 5 बजे चलेगा ना मानसी? 6 बजे मानसी? हाँ 6 बजे चलेगा। 6 बजे? हाँ चलेगा। चलो देखता हूँ 6 बजे करूंगा आगे का। चलो आगे बढ़ता हूँ। क्या बता रहा था, क्या बताने जा रहा था? यूनिट, वैल्यूज ऑफ यूनिट। देखो कैसे किसी भी चीज का यूनिट निकालते हैं। हमें किए का यूनिट निकालना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको